ओके, जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज की एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। हिस्ट्री के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तरीका जानते ही हो, वीडियो को पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। और अगर आप बैच के बारे में डिटेल्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स रहती हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए और आपको रिवर की पहचान करनी है कि किस नदी के बारे में बात हो रही है। पहला कि ये एक एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। दूसरा, 3 देशों से बहती है, तिब्बतन प्लेटू से शुरू होती है और इरिगेशन के पर्पज से एक इम्पॉर्टेंट रिवर है और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बनाती। अब हमें लगता है कि जिस स्टेटमेंट में सबसे कम इन्फो है वो काम की नहीं होगी, पर यहाँ पे ये जो वर्ड कह रहा है ना, इंपॉर्टेंट रिवर है इरिगेशन के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये कह रहे हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट। तो हम जानते हैं एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है कि वैसी नदियाँ जो हिमालयन के फॉर्मेशन से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। तो इस हिसाब से ये तीसरा बस हटता है, बाकी 3 तो रह जाते हैं। 3 देशों से बह रही है तो बाकी 3 भी 3 देशों से बह रहे हैं। और यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू में ओरिजिनेशन और एक इंपॉर्टेंट रिवर की बात करें, इन दोनों में एक लिंक है। जब आप हमारी इंडियन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें देखिए इन्होंने बताया है कि जो सतलुज है ये राकस ताल में ओरिजिनेट होती है नियर मानसरोवर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पैरेलल बहती है इंडस के साथ 400 किलोमीटर तक बिफोर एंटरिंग इंडिया। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि एक एंटीसीडेंट रिवर है और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि ये भाखरा नागल प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो इस हिसाब से ये इरिगेशन वाले कॉन्टेक्स्ट में भाखरा नागल की ओर इशारा कर रहे हैं ये, और डिस्ट्रीब्यूटरीज भी नहीं बनाती। बाकी के जो 2 रिवर हैं, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इनका कैप्चर साइज काफ़ी बड़ा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज भी काफ़ी फॉर्म करती हैं, बट सतलज डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं फॉर्म करती। तो आंसर यहाँ पे सी होगा, सतलज। और ऐसा सवाल 2021 में भी देखने को मिला था जिसमें भी बहुत डिबेट हुआ था, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है इसमें देखो उन्होंने क्या कहा कि जो इंडस रिवर सिस्टम है 4 नदियों के रेफरेंस में 3 तो डायरेक्टली इंडस को ज्वाइन करती हैं और एक नदी ज्वाइन नहीं करती इंडस को डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं ज्वाइन करती, ज्वाइन तो करती है बट डायरेक्टली नहीं ज्वाइन करती। चेनाब, झेलम, रावी और सतलुज। तो इसका आंसर भी सतलुज है। सतलुज जो है वो डायरेक्टली इंडस को नहीं ज्वाइन करती। तो बैच के अंदर भी ज्योग्राफी फाइनल के नाम से मैंने आपको एक PDF प्रोवाइड करी थी और वीडियोस भी थे उसमें, और इसमें हमने देखा था ये मैप से कि किस तरह से ये ज्वाइनिंग वाला सिस्टम चलता है। तो हम देखते हैं कि ये जो इंडस है इसको सतलज देखिए डायरेक्टली नहीं ज्वाइन कर रही है ना, यहाँ पे ज्वाइन कर रही है आकर, पहले कुछ देर ऐसे ही फ्लो कर बिना डायरेक्टली ज्वाइन किए हुए, तो दूसरी नदियों से आकर मिल रही है, देन जाकर ज्वाइन कर रही है। तो मैप की काफ़ी क्लैरिटी डिमांड करता है ये क्वेश्चन, और काफ़ी सारी चीज़ हमने देखी थी। और यहाँ पे मैंने आपको इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में बताया था। और इस तरह से हम देखते हैं चेनाब वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो चेनाब है वो 2 नदियों की धाराओं चंद्र और भागा से मिलकर बना है, इस वजह से चंद्रभागा के नाम से भी इसे जानते हैं। देन ब्यास और इनके बारे में डिस्कशन किया हमने, फिर सतलुज के बारे में। तो आप देखो ये एनसीईआरटी वाला ही स्टेटमेंट हमने लिया था, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ये ज़्यादातर फ्रेम होते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आप देखिए, इंडियन स्टेट्स के रेफरेंस में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। नॉट पे पहले फोकस करना है, जो थोड़ा भी आसान सवाल है, वैसे तो आसान नहीं है बट जो थोड़ा रिलेटिवली भी इजी है उनमें भी इन्होंने नोट डाल रखा है। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे लोग नोट की वजह से मिस्टेक करेंगे। तो देखिए पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट के साथ शेयर करता है। दूसरा, जो राजस्थान है वो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स। तीसरा, जो सिक्किम है वो इकलौता स्टेट है जो अपनी बाउंड्री सिर्फ 1 अदर इंडियन स्टेट के साथ शेयर करता है। तो गलत वाला बताना है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, ये CISF में पूछा गया 2024 में, और इसमें इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ बाउंड्री कौन सा राज्य शेयर करता है। यहाँ पे आंसर उत्तर प्रदेश है, और यही सेम बात यहाँ पे इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो CISF से हमने देखा था, और भी क्वेश्चन है जो रिपीट हुए थे, है ना, PYQ में हमने ये देखा है। तो इस हिसाब से हिस्ट्री में ही है ना, अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा था आपको पता होगा ये। तो अगर ये पहला सही है, हमें तो गलत बताना था, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, बस हमें सेकंड चेक करना है। सेकंड कह रहा है राजस्थान जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स। तो ये बात देखिए गलत है। जो एक्चुअली में वेस्ट बंगाल है वो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो इस हिसाब से जो सेकंड है वो गलत है। तो हमें गलत वाला बताना, तो आंसर क्या होगा, C 2 और 3। और ये चीज़ भी PYQ में पूछी गई है, आप देखना ये क्वेश्चन। इन्होंने पहले पूछा कि कौन सा सदर्न स्टेट सबसे ज़्यादा इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर इन्होंने पूछा CAPF में कि कौन सा इंडियन स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है 3 देशों के साथ।
फिर उन्होंने पूछा कि 4 सदर्न स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट के साथ कौन बाउंड्री शेयर करता है, और ये सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है। तो पीवाईक्यूज हमेशा ही काम आते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने में, तो इस वजह से मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ। खैर अभी ये क्वेश्चन भी आप देखो, ये भी पहले पूछा गया, इसमें उन्होंने पूछा लार्जेस्ट नंबर स्टेट के साथ कौन बाउंड्री शेयर करता है, तो कई बार ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। फिलहाल इसकी बात करें तो जो सिंगल स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट कौन से हैं, यहाँ पे इन्होंने कहा सिक्किम, तो दोस्तों ये बात गलत है। सिक्किम तो है ही, इसके अलावा सिक्किम के अलावा मेघालय भी जो है वो केवल एक ही स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सिक्किम किन के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट बंगाल के साथ, और जो मेघालय है वो असम के साथ। और स्टेट्स जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद असम, छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना, फैक्चुअल चीज़ें हैं ये और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पे आते हैं। पहले अंडमान एंड निकोबार के क्लाइमेट के बारे में कह रहे हैं, कौन सी बात यहाँ पे सही है। पहला कह रहे हैं क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट। दूसरा कि ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों तरह के मानसून से बारिश मिलती है। तीसरा जो ज़्यादा बारिश है दिसंबर से मई के बीच होती है। रिसेंटली मैंने एनडीए की एनालिसिस करी थी और ये क्वेश्चन मैंने जैसे ही देखा पेपर में, एग्जाम के बाद जैसे ही पेपर में हाथों में आया मैंने ये देखा तो मुझे ये ध्यान आ गया कि एनडीए का पीवाईक्यू है, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब जी एनडीए की एनालिसिस यूजुअली छूट जाती है, उस टाइम पे सीडीएस भी होता है, तो हम थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद इसे अपलोड करते हैं अलग से, और उस टाइम पे मैंने ये कवर किया था, तो ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बैचेस में भी ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा कि अंडमान एंड निकोबार के बारे में कौन सी बात गलत है, और यहाँ पे आप देखो सेम लाइन इन्होंने कहा है क्लाइमेट इज ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट। यहाँ पे देखिए ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन के साथ। देन दूसरा कह रहे हैं मैक्सिमम रेनफॉल मार्च अप्रैल के बीच। यहाँ देखो उन्होंने क्या कहा कि मैक्सिमम जो प्रेसिपिटेशन है या जो रेनफॉल है दिसंबर से मई के बीच, तो या तो ये गलत है या फिर ये गलत है। और इसके बाद कह रहे हैं दोनों साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट से बारिश मिलती है, तो ये दोनों ये स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे दूसरी बात इन्होंने कही है कि सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल को 10 डिग्री चैनल से, तो ये आसान सी बात है। और कह रहे हैं निग्रिटो ट्राइब्स इसमें देखने को मिलते हैं। निग्रिटो वैसे रेस है बट ठीक है। ये यहाँ पे सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, हमें गलत वाला बताना था तो ये स्टेटमेंट गलत है। और पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। तो क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड है, ह्यूमिड मतलब नमी वाला है, आर्द्र जिसे कहते हैं, ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट है। और जो बारिश वाली बात है वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से लिफ्टेड है। लास्ट वाला भी था, लास्ट टू लास्ट वाला भी था, खैर लास्ट वाला तो मैपिंग था बट उससे लास्ट वाला भी एनसीईआरटी सही था। इसी वजह से एनसीईआरटी हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, ये बात भी सही है। अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और जो आइलैंड है इनमें नेग्रिटो टाइप भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ये फर्स्ट भी देख लो कि पहला तो सही है ये पीवाईक्यू के बेस पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी हट गया, ये भी हट गया, बस सेकंड चेक करना है। और सेकंड बड़ा ही आसान स्टेटमेंट है, साउथ वेस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून, अगर लोकेशन वाइज भी हम समझें तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों तरीके के मानसून से बारिश देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी हो जाता है पीवाईक्यू के बेस पे। तीसरा जो है वो साफ तौर से गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये रिलेटिवली ड्रायर पीरियड होता है, जो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन है वो कब देखने को मिलता है, तो ये मई से दिसंबर के बीच यूजुअली देखने को मिलता है। बट इन्होंने कह दिया दिसंबर एंड मई, तो ये बात गलत है। दिसंबर और मई के बीच यहाँ पे बारिश नहीं होती यूजुअली, जो है वो कब बारिश होती है, मई के बाद ही बारिश यहाँ पे देखने को मिलती है यूजुअली, मई टू दिसंबर। तो इस वजह से ये गलत है स्टेटमेंट, है ना। और यहाँ पे भी ये गलत था, तो ये बारिश वाला ही इन्होंने गलत बनाया हुआ है। तो इस हिसाब से अब देखो एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है, मुझे बताने की नीड नहीं है, तो पीवाईक्यूज कितने ज़्यादा रेलेवेंट हैं, इसी वजह से लास्ट 35 ईयर्स के पीवाईक्यूज हम इतने थोरोली डिस्कस करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ फिनोमिना एसोसिएटेड विद पेनिनसुलर ब्लॉक। तो पेनिनसुलर ब्लॉक के रेफरेंस में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं जो जोग्राफिकल फीचर से जुड़े हुए हैं। पहला कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न कोस्ट में टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण सबमर्जेंस देखने को मिले कुछ पार्ट का। दूसरा ये कि रेजिडुअल माउंटेन रेंजेस की जो प्रेजेंस है, जैसे वेलीकोंडा और महेंद्रगिरी हिल्स। तीसरा कह रहे हैं डीप वी शेप्ड की रिवर वैली है फॉर्म बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर। ये स्टेटमेंट देखते ही दोस्तों आपके दिमाग में नॉर्दर्न इंडिया के रिवर का पिक्चर आना चाहिए, क्योंकि डीप वी शेप्ड वैली रिवर, अब जो रिवर वैलीज़ हैं ये नॉर्थ इंडिया के रिवर्स ही बनाती हैं, क्योंकि हिमालय से निकलती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट फ्लो करती हैं। तो ये बात सभी पढ़ते हैं, हमने ही पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी है। जब हिमालयन ड्रेनेज पढ़ते हैं हम देखते हैं कि इनमें वी शेप्ड वैलीज ये बनाती हैं, डीप गॉर्जेस बनाती हैं। तो ये क्या है, गलत है तीसरा। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, मैं पहले पढ़ूंगा करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। तो यहाँ इन्होंने आंसर पूछा है ना, फॉलोइंग जोग्राफिकल फीचर है एसोसिएटेड, हाँ नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, एसोसिएटेड पूछा है डायरेक्टली। तो तीसरा तो आंसर नहीं होगा, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया।
अब सेकंड में इन्होंने कहा प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल माउंटेन रेंजेस। वैसे ये तो एनसीईआरटी से ही फ्रेम्ड है, अगर आप देखना चाहो तो ये आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है एनसीईआरटी का। और यहाँ पे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की इन्होंने बात करी, बताया कि ये ज़्यादा ओल्डर है, और ये बात हम पढ़ते हैं हमेशा कि हिमालयन रिलेटिवली न्यूअर है, और ये हमें देखने को मिलता है इनके लार्जली ग्रेडेड सेलो वैली से। इनकी जो वैली है ना वो सेलो है, मतलब उतनी गहरी नहीं है, छिछली है, और जो रिवर है वो ज़्यादा मेच्योर है साउथ इंडिया की। कुछ एक एक्सेप्शंस है, बाकी ज़्यादा मेच्योर रिवर देखने को मिलती हैं। और जो वेस्टर्न घाट है रनिंग क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन द मेजर पेनिनसुलर रिवर डिस्चार्जिंग देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल एंड एज स्मॉल राइवुलेट, मतलब जो छोटी नदियों की धाराएं हैं वो अरेबियन सी में। मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो चंबल है, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये ओरिजिनेट होती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला बिलोंगिंग टू गंगा रिवर सिस्टम। अदर मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा है, और यहाँ पे आप देखो तो ये कह रहा है नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर है ना, और एब्सेंस है मिएंडरिंग की। तो ये कुछ खास बातें जो हमें समझनी पड़ती हैं, और इन्हीं को समझना बहुत आसान है। और यहीं पे हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने बताया कि बहुत ही पुराने नीस और ग्रेनाइट, ये रॉक की टाइप है, हमने पढ़ा है इनके बारे में, जो एक मेजर पार्ट इनका कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ पे ये जो पेनिनसुला वाला पार्ट है ना, ये यूजुअली बहुत ही पुराने रॉक नीस ग्रेनाइट से बना है। और जो कैम्ब्रियन पीरियड में हम देखते हैं जो पेनिनसुला है ये एक रिजिड ब्लॉक की तरह था। और इनमें कुछ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है ये सबमर्ज, जो कि सबमर्ज था बीनीथ द सी, यानी ये समुद्र के अंदर सबमर्ज था, और कुछ अदर पार्ट्स भी चेंज हुए हैं ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो यही वाली स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने पूछा, सबमर्जेंस ऑफ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। यही चीज़ है यहाँ पे कि सबमर्जेंस की बात ये कर रहे हैं, है ना, और ये चेंज हुआ ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। देन इन्होंने आगे बताया कि जो रिफ्ट वैली है नर्मदा का, द तापी एंड महानदी एंड सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन आर सम एग्जाम्पल ऑफ इट। और जो पेनिनसुला है इनमें मोस्टली रेलिक्ट और रेजिडुअल माउंटेन है, जैसे अरावली हिल, नलामल्ला, जावादी और वेलिकोंडा। तो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये आप देखो कि रेजिडुअल माउंटेन है, तो रेजिडुअल माउंटेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये रेजिडुअल माउंटेन है। तो ये स्टेटमेंट यहीं से लिफ्टेड है, साफ तौर से आप देख सकते हो दोस्तों। तो एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये मुझे बताने की नीड नहीं है। पिछले 5 सालों से जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उन सब में हमने ये देखा है कि जो 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी हो या इंडियन ज्योग्राफी हो, वो सारी बहुत ज़्यादा काम की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 और 2 इसका आंसर होगा, और ये भी एनसीईआरटी से सॉल्वेबल है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कि जो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव है अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो बड़ा फेमस मिशन है ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पर इसके अंदर के इनिशिएटिव पूछ रहे हैं जो कि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट है। उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये आपको बताना है। पहला कह रहे हैं मोनोकल्चर को बढ़ाना रेनफेड एरियाज में। दूसरा राइस कल्टीवेशन को बढ़ाना इरीगेटेड रीजन में। तीसरा प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना और क्लाइमेट रिस्क को कम करना थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब दोस्तों ये जो वर्ड है ना मोनोकल्चर, इससे यूपीएससी को ये वर्ड बहुत पसंद है, क्योंकि आप देखो सिविल सर्विस 2018 में भी मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस की बात की गई स्टेटमेंट में, फिर यहाँ पे 1995 में भी मोनोकल्चर की बात की गई, यही नहीं सीसेट में भी मोनोकल्चर की बात की गई, और 2-3 और ऐसे सवाल है, बस मैंने रेफरेंस के लिए इन्हें लिखा है। तो ये बात तो आप समझिए, मोनोकल्चर के बारे में ये बार बार पूछते हैं। होता क्या है ये मोनोकल्चर, इस पैसेज से ही समझ लेते हैं। देखिए मोनोकल्चर कैरीज ग्रेट रिस्क, मोनोकल्चर का बहुत खतरा है। मोनोकल्चर का मतलब एक सिंगल क्रॉप को लगाना बहुत बड़े एरिया में, तो इसका खतरा ये है कि अगर एक बार पेस्ट आ गया, सिंगल डिजीज या कोई पेस्ट आ गया, तो वो तो पूरे ही फूड प्रोडक्शन के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल ही चीज़ों की खेती की जा रही है। तो फिर इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज के खतरों को ये और बढ़ा देता है, और इस वजह से कई बार ड्रॉट, क्रॉप डिजीज वगैरह भी देखने को मिलती हैं, और ये नई जगहों में भी फैल जाती हैं। तो ये ओवरऑल इसका बहुत ही बुरा परिणाम होता है। तो इस हिसाब से हम देखें, यहाँ भी इन्होंने पूछा, और यहाँ भी इन्होंने कहा कि जो मोनोकल्चर की जा रही है ये यूनिक नेचुरल प्रोफाइल को डिस्ट्रॉय करता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने कहा मोनोकल्चर को इनकरेज करना है। तो साफ तौर से समझ आ रहा है कि अगर मोनोकल्चर को बढ़ाया जाएगा तो ये काफ़ी नुकसानदायक होगा, क्योंकि इस स्कीम के नाम से समझ आ रहा है कि ये रेनफेड एरिया डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और एक वर्ड और है सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल का मतलब सतत, एक ऐसा शब्द है ये जो नेचर के हित में है। तो ऐसी जो चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लिए जाएंगे जो नेचर को हेल्प करें, ना कि और नुकसान करें। तो 1 तो यहाँ से हट जाता है। अब हमारे पास बचा 2nd और 3rd। अब यहाँ इन्होंने कहा राइस कल्टीवेशन को बढ़ाना इरीगेटेड रीजन में। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में।
सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस रिजल्ट इन। तो मैं जब ये लिंकेज की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता, पर आप देखो ये सारे सवाल आपस में कैसे लिंक्ड हैं। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या है? राइस को इस तरह से कल्टीवेट करना कि ऑर्गेनिक मेन्योर का यूज किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनमें क्या होता है, यंग सीडलिंग को प्लांट किया जाता है सिंगली, और ये वाइडर स्पेस में इन अ स्क्वायर पैटर्न, और इंटर कल्टीवेशन का भी यूज किया जाता है। तो ये जो वर्ड है ना, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इनमें एक मेथड यूज होता है जिसे हम अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कहते हैं। और इस नाम से भी समझ आ रहा है कि ये एक तरीके का कंट्रोल्ड इरिगेशन है। ऐसा नहीं है कि ये धान के खेत है, इनमें इस तरह से इरिगेशन करके इन्हें डुबा दिया गया। ये वाली चीज़ बहुत नुकसानदायक है। तो ये जो मेथड है ना, इनके कुछ फ़ायदे हैं कन्वेंशनल मेथड के मुकाबले, क्योंकि ये पैडी के यील्ड को भी बढ़ाता है और सीड के रिक्वायरमेंट को भी कम करता है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है ना, एक ही जो पौधे आ रहे हैं उसी को दोबारा लगाया जा रहा है 60 to 80% तक, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होता है। जो सेकंड कह रहे हैं ना, रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन, ये चीज़ भी इनफैक्ट ये कम करता है, क्योंकि जब धान के खेतों में ज़्यादा पानी से उन्हें डुबो दिया जाता है खेतों को, तो होता ये है कि वो एनएरोबिक कंडीशन बनाता है, जिससे मीथेन काफ़ी ज़्यादा निकलता है। अब ये बात मुझे कैसे पता? तो ये इन्होंने पहले ही पूछ रखा है कि जब एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन किया जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ये इशारा है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा खेती की जा रही है एक्सटेंसिवली तो राइस की। क्यों? क्योंकि जो एनएरोबिक कंडीशन बन रहे हैं राइस कल्टीवेशन के साथ, इससे मीथेन निकलता है, पहली चीज। दूसरा ये कि जब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का हम यूज करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड भी एमिट होता है फ्रॉम द कल्टीवेटेड सॉइल। तो ये बात तो आप समझते हो कि जो इंडियन सॉइल है इनमें नाइट्रोजन की भारी कमी है। इनफैक्ट किसी भी इंडियन सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो इस वजह से हम जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह के फर्टिलाइजर जब यूज किए जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा। तो इस हिसाब से आंसर यहाँ पे क्या है? बोथ 1 and 2। ये इसके पॉसिबल रीजंस हैं। और यही चीज़ से जुड़ा हुआ ये बात है यहाँ पे कि ये कह रहे हैं मीथेन प्रोडक्शन को कम करेगा। तो ये जो इंटेंसिफिकेशन का सिस्टम है ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, जिसमें से एक फ़ायदा ये भी है कि हम कन्वेंशनल तरीके से खेती ना करें, बल्कि वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड का यूज़ करें। और इसमें फ़ायदा ये होगा कि मीथेन भी कम निकलेगा, है ना, मीथेन भी कम निकलेगा। इस वजह से आंसर यहाँ पे डी है। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होगा, सीड की भी कम ज़रूरत पड़ेगी, और मीथेन भी कम निकलेगा। तो इसके इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी फायदे हैं। तो आंसर यहाँ पे डी है 1, 2 and 3। तो यहाँ पे जब इन्होंने कहा राइस कल्टीवेशन को हम बढ़ाएंगे तो इससे तो और नुकसान होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे एक तरीके से जो मीथेन का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो ये कभी भी हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं मानेंगे। तो सेकंड गलत हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी, 3 ओनली, है ना। तो इस तरह से काफ़ी लॉजिकली सॉल्व हो रहा है। आई नो दोस्तों, ये आसान सवाल नहीं है, कहना आसान होता है कि इस तरह से लिंक होता है, बट यकीन मानो जब आप 4 से 5 बार ऐसे सवाल लगा लोगे, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स ने बताया सर ये हमने 4-5 बार आपके क्वेश्चंस लगाए थे, यानी बैच के क्वेश्चंस लगाए थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। और मैं इस बात को खुद मानता हूँ, क्योंकि ये जब हम पढ़ते हैं ना राइस कल्टीवेशन बढ़ाना, तो डेफिनेटली ये सवाल माइंड में आते हैं और क्लैरिटी मिलती है, लिंकेज मिलता है कि अच्छा मीथेन बढ़ जाएगा तो ये सस्टेनेबल का पार्ट तो नहीं होगा। तो ये इस तरह से काम करता है। और आने वाले सेशन में हम ऐसे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या राय या विचार रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।